हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सीसीई के बारे में, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आज का इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पे सीसीई के बारे में जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आपको सीसीई का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि गाइस हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन देखो जब तक आप समझोगे नहीं, आप उसका जिस्ट नहीं समझोगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ओवरऑल कंसेप्ट को समझने वाले हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, नोट्स खुद के आप बनाइएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं ये सारी चीज़ें सीसीई के बारे में आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम बिना किसी देरी के। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर चलने से पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से आया, क्या इसका इम्प्लीमेंट रहा, कैसे कैसे ये सीसी को लागू किया गया। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पे हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर पूछा जाए कि सीसी का सबसे पहले सुझाव किसने दिया, किसने ये कहा कि भाई आप सीसीई को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो किया एनपीई 1986 की पॉलिसी, यानी कि जो आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सबसे पहले ये कहा कि भाई हमें सीसीई को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बेसिकली सीसी को इम्प्लीमेंट करने का यही एक मकसद था, यही एक रीज़न था कि आप जो है इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को पेन पेपर से, चॉक एंड टॉक मेथड से हटा करके आप उसमें गुणात्मक जो है, जो क्वालिटी है वो लेकर के आएंगे। बच्चों के अंदर जो परीक्षा का भय है, जो बर्डन है, उसको कम करना। ठीक है। और ग्रेडिंग सिस्टम को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। तो जो सीसीई है उसको लाने का पर्पज़ ही यही था कि आप क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे इवैल्यूएशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और पूरे की पूरी एजुकेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर जो सुझाव आया था वो एनपीई 1986 की पॉलिसी ने सबसे पहले इसके बारे में विचार किया कि भाई सीसीई को हमें लागू करना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। दूसरी बात आती है, उसके बाद देखो एनपी का हो गया कि सबसे पहले सुझाव दिया, ये याद रखना। उसके बाद जो एनसीएफ 2005 था उसने कहा कि भाई आप जो है सीसी के अंदर आप जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कोर स्कोलास्टिक एरियाज पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर एनसीएफ का फोकस क्या था, हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका फोकस था सह शैक्षिक गतिविधियों को सीसी के अंतर्गत क्या देना, बढ़ावा देना। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, आरटी 2009 में भी सीसीई को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो वो आप धारा याद रखिएगा, टोटल 38 धाराएं हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट में। ठीक है। वहां पर धारा 29 जो था, यानी कि धारा 29 के भाग 1 में सीसीई को लागू करने की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा कि भाई आरटी की कौन सी धारा में सीसीई को लागू करने की बात की गई है, तो वो की गई है धारा 29 भाग 1 में। ये कहा गया कि भाई आप सीसीई को लागू करेंगे, विद्यालय में सीसीई को लागू किया जाना चाहिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया को और लचीला बनाया जाना चाहिए। उसके बाद देखो आरटी का हो गया 2009 में जो आरटी एक्ट आया आपका, उसमें धारा 29 में सीसी की बात की गई। उसके बाद सीबीएसई ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया। याद रखना इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया गया, आपका जो सीबीएसई है उनका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने सीसी को सन 2009 में लागू किया। और कहाँ से लागू किया था, कक्षा 9 में। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी, जो कक्षा 9 की क्लासेस होती हैं, वहाँ पर सीसी को सबसे पहले 2009 में सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया। तो अगर प्रश्न ये आता है कि कौन सी शिक्षा नीति ने सबसे पहले इसकी बात की, तो एनपीई 1986 हो जाएगा। आपका एनसीएफ पूछेगा तो आप सह शैक्षणिक गतिविधियां लगाएंगे, आरटी पूछेगा तो धारा 29 में बात की गई है, और अगर आपसे सीबीएसई पूछेगा तो सीबीएसई ने ही 2009 में सबसे पहले कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो सीसीई है उसको लागू किया। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि सीसी कक्षा 9 में तो यहाँ लागू हो गया, लेकिन पूरे देश में कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। यानी कि ये वही डेट है जहां पर पूरा आरटी एक्ट जो है वो पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। तो वही सेम डेट आपको याद रखनी है। आरटी लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, उसी दिन सीसीई को भी पूरे के पूरे देश में इम्प्लीमेंट
कर दिया गया और सीबीएसई ने सबसे पहले किया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में क्या था, एक मेन पॉइंट्स थे, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पहले सुझाव कौन सी नीति ने दिया था और सीबीएसई जो है कब लेकर के इसको आया। तो ये सब आपको बातें जो है बेसिक बातें बिल्कुल याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने इसकी हिस्ट्री के ऊपर विचार किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि सीसी का क्या कंसेप्ट है। अब चलते हैं हम कंसेप्चुअल चीज़ों पे। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव दोनों ही टर्म जो यहाँ पर लिखी हुई है इनको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखना, नोट जरूर बनाते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। ओके, तो देखो जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, सततता का मतलब क्या है कि जो चीज लगातार है ना, जो निरंतर चल रहा है, जो रुक नहीं रहा, लगातार चल रहा है, तो वो हुआ हमारा सतत, जो लगातार है, आपको जैसे मालूम होगा। इसके अंतर्गत देखो क्या होता है कि जो भी लर्निंग है ना वो आपकी एक क्लासरूम के अंदर सतत चल रही है। ठीक है, अब सीसी क्या है कि आप पूरे के पूरे एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस प्रकार से इवैल्यूएशन करते जाएंगे, वो एक सततता होती है। सततता में हमारा लर्निंग आ गया कि भाई एक लर्निंग जो है ओवरऑल पूरे साल लर्निंग चल रही है, उसके दौरान आप वहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कर रहे हो। तो निरंतरता का मतलब है, सततता का मतलब ही यही है कि टीचर आए दिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लगातार क्या करता है, उनका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है और समेटिव इवैल्यूएशन करता है। इन्हीं दोनों मूल्यांकन की प्रक्रियाओं से क्या होता है, सततता आती है लर्निंग में। आपको जैसे पता है एक विद्यालय में एक कक्ष है, तो जो टीचर है वो पूरे साल बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये चीज़ याद रखना कि जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि निर्माणात्मक, यानी कि जो बच्चा है उसकी लर्निंग का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, इसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कह सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन। यहाँ पर फॉर्मेटिव में टीचर क्या करता है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट से कि जो फॉर्मेटिव आपका होता है, यहाँ पर टीचर जो है बच्चे की लर्निंग के गैप्स को क्या करता है, दूर करता है, उनकी कठिनाइयों का क्या करता है, निदान करता है। यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चे की प्रोग्रेस को जांचता है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज टीचर यहाँ पे करता है। टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या आ जाएगा, टूल्स एंड टेक्निक्स में सारे टूल्स आ जाएंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जितने भी आपका है टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, वो सारा आपका फॉर्मेटिव के अंदर आ जाएगा। तो टीचर क्या कर रहा है, लगातार यहाँ पे मूल्यांकन कर रहा है, कमियों को दूर कर रहा है, रेमेडियल टीचिंग कर रहा है, प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रहा है, कठिनाइयों को हटा रहा है, यानी कि कुछ फॉर्म कर रहा है टीचर, कुछ निर्माण कर रहा है बच्चों की लर्निंग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो FA होता है वो CCE के अंदर 40% का क्राइटेरिया रखता है। 40% का वेटेज जो है वो किसके अंदर होता है, CCE के अंदर होता है। ठीक है, 40% का CC आपका FA होता है, जिसमें से 10 के 4 बार जो है एग्जाम लिए जाते हैं, 10 नंबर के, और इस प्रकार 40% जो है वो वेटेज किसका होता है, फॉर्मेटिव का होता है। और जब हम समेटिव की बात करते हैं, संकलनात्मक का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ एकदम से प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, कलेक्शन दिखा रहे हो, एक जजमेंट को दिखा रहे हो, एक क्वालिटी को दिखा रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, समेटिव होता है, जो कि एट द एंड ऑफ द सेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसे हम कह सकते हैं कि भाई कितना सीखा। ठीक है, जब हम बात करते हैं कितना सीखा तो वो आपका समेटिव होता है। यहाँ पर अचीवमेंट को देखा जाता है, यहाँ पर जजमेंट देखी जाती है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस्से है वो 30% का वेटेज रखता है। साल में 2 बार एस्से होता है, 30 और 30 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया बनता है। और जब बच्चे का रिजल्ट बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है कि भाई आपका FA1 हुआ, FA2 हुआ, उसके बाद SA1 होता है। ठीक है, 10 और 30 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50, और उसके बाद आपका FA3, FA4 और उसके बाद SA2, यानी कि 2 बार आपका एस्से हुआ, SA1 SA2 30 का, और 4 बार आपका क्या था, FA था,
तो ये टोटल क्राइटेरिया कितना बना, 50 प्लस 50, 100 मार्क्स का क्राइटेरिया बनता है। और इसी से बच्चे का रिजल्ट जो है, जो भी ग्रेडिंग है, जो भी उसके मार्क्स आए है ना, 91 से 100 आए तो A प्लस हो गया। वो ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स को जो है क्या रिजल्ट में दिखाया